दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी ओवरकोट। नैनीताल की अलसाई सुबह अभी जग ही रही थी। झील ने धुंध की चादर अभी हटाई नहीं थी और उसके पीछे हल्के भूरे रंग के पहाड़ सूरज की रोशनी में सुनहरे हुए जा रहे थे। नंदा देवी के मंदिर से आती घंटियों की आवाज के साथ कदम से कदम मिलाते मैं स्टेडियम की ओर चली आ रही थी। वहां घूमते चाय वाले को रोककर मैंने चाय पी और फिर सीढ़ियों पर सुकून से बैठ गई। यहां आसपास स्केटिंग करते बच्चों के अलावा मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। अदरक इलायची का जाना पहचाना घूंट भरते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल्ली का अपना कॉलेज और शाश्वत याद आ गया। पसंद तो उसको स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी ही थी, फिर भी रोज कैंटीन में वो मेरे चाय के कप से एक घूंट जरूर भरता और मुंह बनाता। बदले में मैं उसका मग जूठा कर देती और उससे 2 गुना बुरा मुंह बनाती। जब वो मेरे सामने स्प्राउट्स की प्लेट सरकाता तो मैं उसके मुंह में जबरदस्ती ब्रेड पकौड़ा ठूंस देती। हम बिल्कुल अलग थे, पर हमारी साल भर पुरानी दोस्ती बहुत कामयाब थी। उसमें न खुद को दूसरे पर थोपना था, न दूसरे के हिसाब से खुद को बदलना और न ही बेजा उम्मीदें करना। हम खूब एंजॉय करते, झगड़ा भी करते, पर जबरदस्ती मनाने का प्रेशर नहीं था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि उस फेयरवेल पार्टी वाली शाम उसने सब गड़बड़ कर दिया। जम के घंटों सालसा करने के बाद मैं थक गई थी। फिर भी मुझे हॉस्टल ड्रॉप करने के बाद शाश्वत जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं कोई तीसरी बार बाय कहकर मुड़ने को हुई कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हल्की भूरी आंखों में मैंने इतनी संजीदगी कभी नहीं देखी थी। आई लव यू सावी, उसने कहा तो मैं बहुत चक्की रह गई। फिर लगा वो मजाक कर रहा है। जब उसने फिर कहा मैं सीरियस हूं एंड आई विल वेट फॉर यू फॉर एवर, तो उसकी बात टालते हुए मैंने कहा चल फिल्मी डायलॉग मत मार, लव एंड फॉर एवर कुछ होता भी है क्या? पर न जाने क्यों मैं उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। वो पल याद करके यहां इस वक्त सीढ़ियों पर बैठे हुए मेरे अंदर वही झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने ओवरकोट और कस लिया, वैसे ही जैसे शाश्वत ने मुझे भींच लिया था। उसके फुसफुसा के कहे शब्द मेरे कानों में अभी तक गूंज रहे थे। मुझे तो भरोसा है मेरे वाले लव पर, तू अपना देख ले और मैं तेरा इंतजार भी करने वाला हूं, फॉरएवर वाला। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूं। तब से लेकर यहां नैनीताल पहुंचने तक मैं शाश्वत के बारे में फैसला लेने की कोशिश करती रही थी, बेनतीजा। जेब में हाथ डाले मैं खड़ी हो गई। प्यार के बारे में सोचना ही मेरी उलझन और बढ़ाए जा रहा था। खड़ी चढ़ाई के ऊपर चलते हुए मेरे कदम और धीरे होते जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मुझे शाश्वत पसंद नहीं था या कैजुअल रिलेशनशिप ही मेरी चाह थी। हमारी जबरदस्त जमती थी, दोस्ती तक ठीक था, पर यह प्यार व्यार मेरी समझ से बाहर था। हमेशा बोर्डिंग स्कूलों में रही, तभी शायद शादीशुदा जिंदगियों ने मुझे कभी अपील किया ही नहीं। मम्मी पापा की जिंदगी उदास और उबाऊ लगी और चाचा चाची की चक चक और नोक झोंक वाली। बुआ को तो शायद प्यार का एहसास छू तक के नहीं गुजरा होगा। सुमित कुसुम का तो अफेयर और ब्रेकअप जैसे खेल बन गया था। तो फिर क्या फायदा था ऐसे खोखले रिश्ते बनाने का? शाश्वत का साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। उसका दिल तोड़ना मुझे गवारा नहीं हो रहा था, लेकिन जिस प्यार में मेरा यकीन ही नहीं था उसमें बंधने को हां भी कैसे कह देती। थक कर मैं एक देवदार के तने का सहारा लेकर टिक गई। कुछ देर बाद चलने को हुई कि लगा ओवरकोट की जेब के अंदर मेरी उंगलियों से कुछ टकराया। मैंने हैरानी से थोड़ा और टटोला। महसूस हुआ कि उसकी उधड़ी हुई सियन के अंदर कुछ चीजें फंसी पड़ी थीं। मैं एक एक करके उन चीजों को निकालती चली गई। फिर वहीं घास पर बैठकर मैंने अपनी गोद में वो चीजें फैला लीं। कुछ सिक्के, कुछ बटन, रिफिल, रुमाल और एक पुराना सा तोड़ा मुड़ा कागज भी निकल आया। मैंने यूं ही वो कागज सीधा किया तो देखा वो तो कोई खत था। ध्यान बटाने के लिए मैं उसे ही पढ़ने की कोशिश करने लगी। ये तो शेक्सपियर की पोएम टू लव लग रही थी।
नीचे और भी कुछ था, पर उसमें इतने धब्बे जैसे थे कि इंग्लिश में लिखे चंद शब्द ही पढ़े जा रहे थे। लव यू, शैल वेट फॉर एवर, योर्स पी। ये जाने पहचाने से लफ्ज देखकर एक बारगी मुझे शाश्वत याद आ गया। उसने भी तो ऐसा ही कुछ मुझसे कहा था ना। पर ये वाला लव लेटर किस पी नाम के बंदे ने लिखा था और किसे? ये किस प्यार की बात थी? कौन जिंदगी भर इंतजार कर रहा था और किसका? ये धब्बे किसके आंसुओं के थे? वो खत और अंगूठी थामे मैं हैरान बैठी थी। शायद इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए मेरी उलझन भी सुलझ जाए, यही दिमाग में घूम रहा था। काफी देर तक मैं यूं ही बैठी रही। ठंडी हवा टकराई तो मैंने ओवरकोट कस के लपेट लिया। रिश्तों को भी ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा बड़ा, ताकि आपकी स्पेस हमेशा बरकरार रहे और जरूरत पड़ने पर अपनी बाहों में समेट कर गर्माहट दे सके। और हाँ, जिसकी जेबों में अपने एहसास के पुर्जे रखे जा सकें। लेकिन प्यार ऐसा थोड़े ही हो सकता था। तभी मेरी गोद में पड़ा खत खड़खड़ाया। मुझे लगने लगा कि जरूर ये खत और सामान उसी के होंगे जिसका ये ओवरकोट होगा। पर किसका? मैंने दिमागी घोड़े दौड़ाए। रात को जब मैं बाखली पहुंची थी तो सभी इकट्ठे हो गए। खाने पीने के दौरान हल्की बातचीत हुई जिसमें मैं अपने बारे में किए जा रहे सवालों से बचती रही। रात भर शाश्वत को क्या जवाब दूंगी यही सोचते हुए करवटें बदलती रही थी। सुबह होते ही निकलने लगी तो स्टैंड पर टंगा ये ब्राउन ओवरकोट यूं ही पहन लिया था। ये किसी का भी हो सकता था, पर इस खत का क्या? मैं सोचने लगी कि मेरे सीधे साधे पापा मम्मी एक दूसरे को ऐसा खत भला क्यों लिखेंगे और उन्हें कोई तीसरा ऐसा लेटर भेजेगा, गले से नहीं उतर रहा था। फिर मुझे बुआ याद आई। कस के जूड़ा बनाए अपनी कलफ लगी साड़ी जैसी कड़क लगती बुआ। स्कूल में पढ़ाती थीं और कोने वाले कमरे में अकेली ही रहती थीं। सब लोग उनके पास तभी जाते जब कोई काम पड़ता। अब भला उन्हें ऐसा खत लिखकर कौन अपनी शामत बुलाएगा? अब बारी आई चाचा और चाची की। हालांकि की तो उन्होंने लव मैरिज थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाचा जानते भी थे कि चाची को गजरे बेहद पसंद हैं, और न ही चाची उनकी तलत महमूद की दीवानगी के बारे में जानती होंगी। लेकिन फिर भी किसी और के साथ अफेयर नामुमकिन। अब बचे उनके बच्चे कुसुम और सुमित, तो वो अब व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने में क्या किसी को ऐसे इमोशनल लेटर लिखेंगे, और क्या उनको कोई लिखेगा? तो क्या ये ओवरकोट किसी और रिश्तेदार या मेहमान का हो सकता था जो गलती से हमारे घर छोड़ गया होगा? पर यह बहुत मुश्किल था। लौटते हुए मैं सोचती जा रही थी कि ओवरकोट स्टैंड पर टांग कर देखूंगी कि कौन इसे लेने आता है। यहां आई तो थी शाश्वत का मसला सुलझाने, पर और भी उलझती चली जा रही थी। मेरे लौटने तक सब उठ चुके थे। जल्द ही पकवानों से रसोई गमक उठी। सुमित और कुसुम दिल्ली की एक एक बात पूछने लगे। पापा और चाचा मेरी पसंद का सामान लाने हाट को चल दिए। मम्मी मेरे बालों में तेल लगाने लगी और चाची मेरी लाई मैगजीन्स पलटने लगी। बुआ भी 2-3 बार कमरे तक आई, कुछ ठिठकी और फिर वापस लौट गईं। और मेरा ध्यान उस ओवरकोट से हटा ही नहीं। और फिर आखिरकार देर शाम जब मैंने किसी को उस ओवरकोट को उतार कर पहनते देखा तो चौंक पड़ी। आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो बुआ थीं, जो अब सीढ़ियों से उतरती बाहर जा रही थीं। बुआ, जैसे मैंने खुद को यकीन दिलाने के लिए बोला था। ऐसा कैसे पॉसिबल था? उन्हें कोई चाहता था, खत लिखा करता था, ये तो सोचा ही नहीं जा रहा था। और क्या बुआ भी पसंद करती होंगी उसे? कुछ देर मैं ऐसे ही खड़ी रही। फिर हैरानी खत्म होते होते मुझे एहसास होने लगा कि मैं उन्हें कितना कम जानती थी। मैं ही क्या, घर में कोई भी उनको ठीक से जानता ही कहाँ था। मेरी बचपन की सबसे पहली याद में बुआ वो थीं जो तब मेरी बर्थडे में गुड़िया या फ्रॉक लाती थीं, जब बाकी सब बिस्किट के डब्बे गिफ्ट किया करते थे। और जब मैं पढ़ने में टाल मटोल करती तो कस के कान भी खींचती थीं। उनकी किताबों के बस्ते से आती कस्तूरी की खुशबू सूंघते, उनकी उंगली थामे मैं लंबे घुमावदार रास्ते तय करती स्कूल को चलती चली जाती थी।
पूरी बाखली में बुआ सबसे होशियार थीं। तभी बाबा उनको बहुत प्यार करते थे और सचमुच धीरे धीरे वो घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेती चली गई थीं। अपनी जिंदगी, अपने सपने उन्होंने भुला ही दिए थे। सबकी शादियां, बच्चों की पढ़ाई वगैरह उन्होंने ही तो संभाला था सब कुछ। उनके लिए सबका प्यार कब आदर में बदलता चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन अब सोचने पर मन में सवाल उठ रहा था कि उन्होंने तो अपने लड़कपन को भी फर्ज तले दबा दिया था, लेकिन क्यों सब अपने में मशगूल होकर बुआ को दरकिनार करते चले गए? क्यों वो इतनी बड़ी समझ ली गई कि उनकी जिम्मेदारी लेना, उनकी जाती जिंदगी के बारे में सोचना सब भूलते ही चले गए? बावजूद इसके मेरी सारी यादों में उनकी वही एक मुस्कुराहट थी जो उनकी आंखों तक झिलमिलाया करती थी। वो खामोशी थी जो जाने क्यों सुकून दिया करती थी। कभी भी बहुत दुखी या निराश नहीं लगी थी वो मुझे। आज इतने सालों बाद पता नहीं क्यों मेरा मन बुआ के कमरे की तरफ जाने को करने लगा था। देर शाम का धुंधलका उस गलियारे में उतर आया था जिसके पार बुआ का कमरा था। आखिरी बार मैं कब वहां गई थी याद ही नहीं आ रहा था। उनका चेक जब मिलता मैं बस उन्हें थैंक्स मैसेज कर देती। छुट्टियों में घर आने पर, सामने पड़ने पर वो पूछती, कैसी हो सावी? मैं कहती, ठीक हूं बुआ, और बाकी लोगों की ओर मुड़ जाती। पर आज उन्हें अलग निगाहों से देखने का मन हो रहा था। दरवाजे के पास पहुंचने पर अंदर से आती उनके गुनगुनाने की आवाज ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने धीरे से खखारा, बुआ बुआ। 1 मिनट के सन्नाटे के बाद बुआ की अटकती आवाज आई, सावी तुम हो क्या? आ जाओ। मैं अंदर गई और एक टक उनको देखती रह गई। नीले गाउन में वो बिल्कुल अलग सी लग रही थीं। उनके चेहरे पर कुछ था, कुछ अंदर से झांकते सुकून जैसा जो अच्छा लग रहा था। जूड़े से पिन निकालते हुए वो बोली, हाँ बता, कुछ चाहिए क्या? मैंने मुश्किल से उनके लहराते बालों से नजर हटाई और फिर उनकी पहली बार देखी बिना चश्मे की आंखों को देखती रह गई। लगता था घने देवदार पर नीले बादल उतर आए हों। एक अलग ही चमक थी उनमें। उन्होंने दोबारा पूछा तो अचकचाकर मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे मिलने। उनके हाथों से कंघा छूटकर गिर पड़ा। शायद पहली बार कोई यहां बस उनसे मिलने, उनसे यूं ही मिलने चला आया था। उनकी आंखों की बदरी से कुछ बूंदें रिस कर मुझको सहरा गईं। जबरदस्ती का बड़प्पन ओढ़े अंदर से वो कितनी अकेली थीं, हमेशा जिम्मेदारियों से बंधी हुई, लेकिन फिर भी कहीं कुछ तो था जो उनके दिल के सूनेपन को भरता रहा था, क्योंकि उनमें हमेशा एक ठहराव दिखाई पड़ता था, कुछ ऐसा जो उनकी मुस्कुराहट बनाए रखता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगी थी तो कभी कभार बुआ के पास आकर वहां के किस्से सुना जाती थी और अक्सर हैरान रह जाती थी, क्योंकि उनके अंदर अचानक से मुझको कभी एक इमोशनल लड़की की झलक दिखाई दे जाया करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो बातें समझ आ रही थीं। वो खत मिल जाने के बाद मैं उनकी जिंदा दिली का राज समझ पा रही थी। वही जिसे इश्क, प्यार, मोहब्बत कहा करते हैं, उसी की रोशनी उनके चेहरे पर चमकती रही होगी। जरूर उस खत में लिखे लफ्जों जैसे ही रहे होंगे वो अल्फाज जो उनके दिल को हौसला देते रहे थे। उनके न अपना सकने के बावजूद कहीं कुछ तो था जो उनका इंतजार कर रहा था। शायद जीने के लिए वो सुकून काफी था। मेरे अंदर जैसे कुछ पिघलने लगा था। क्या यही वो प्यार था जिसके सहारे कोई अपनी जिंदगी बिता देता है? क्या यही वो इंतजार था जो शाश्वत मेरे लिए करना चाहता था? आंखों में उतरती नमी के बावजूद मैं इस बेनाम रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। बुआ के कमरे में घूमती मेरी धुंधलाई नजर उनकी शेल्फ पर सजे ढेरों मेडल्स और किताबों के पीछे से झांकते एक खूबसूरत से कार्ड पर पड़ी। मैं उठ बैठी। देखा, इस बार उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की लव पोएम लिखी हुई है। आंखें पोंछकर मैंने उनको भेजने वाले शख्स का नाम पढ़ा, प्रशांत। मेरे दिमाग में सालों पुरानी कुछ यादें एकदम से उभर आईं। जब मैं बुआ की उंगली थामे स्कूल जाया करती थी।
एक शख्स था जो चुपचाप कहीं से आकर हमारे साथ चलने लगता था। कभी कभार उन्हें और बुआ को एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए भी देखा था मैंने। अक्सर वो इसी तरह की पोएम्स भी कहते चलते थे, शायद बुआ के लिए। फिर मुझे उनका नाम याद आ गया। एक बारगी मेरे मुंह से निकला, ये तो वही इंग्लिश वाले प्रशांत सर है ना? फिर मैंने पलटकर बुआ को देखा। उनका चेहरा हल्का गुलाबी हो आया था। अब मैं उनके एहसास पढ़ सकती थी। उनके चेहरे पर उसी प्यार की झलक देख सकती थी। अब उनसे कुछ और पूछने की जरूरत ही नहीं थी। मुस्कुराते हुए मैं बाहर चली आई। अंधेरा घिर आया था। नैनीताल चमचमा उठा था। ठंड ज्यादा महसूस हुई तो मैंने स्टैंड पर टंगा कोई नीला सा ओवरकोट पहन लिया और एक बार फिर तल्लीताल की ओर उतरने लगी। सामने झील पर नावों की रोशनी के जुगनू टिमटिमा रहे थे। हवा में तैरती घंटियों की आवाज बहुत सुकून दे रही थी। इस एक दिन में मैं बड़ी हो गई थी और समझदार भी। एक खत ने मुझे चाहत के मायने समझा दिए थे। एक खूबसूरत से रिश्ते ने मुझे सभी रिश्तों को बेहतर तरीके से समझना सिखा दिया था। बुआ और प्रशांत सर के बारे में जानकर प्यार अब कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बिल्कुल सच्चा लग रहा था। उनके वाले फॉरएवर के लिए रिस्क लेने को मन कर रहा था। शाश्वत से बात करने का मन कर रहा था। और ये फैसला लेते हुए मैं बड़ा हल्कापन महसूस कर रही थी कि आज ही रात मैं उसको फोन करूंगी। ठंडी हवा का एक झोंका जैसे मुझे छेड़ते हुए गुजरा तो मैंने ओवरकोट भींचते हुए उसकी जेबों में अंदर तक हाथ घुसा दिए। अचानक मैं चौंक पड़ी। इसकी भी सियन उधड़ी हुई थी। अब की बार ये नीला वाला ओवरकोट मुझे क्या सीक्रेट दिखाने वाला था? मैं हंस पड़ी और मुझे महसूस हो रहा था कि कहीं बुआ भी खुलकर मुस्कुरा रही होंगी। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।